पहला केस गुनहगार मिले तो उसे आप बचाएंगे या नैतिकता के जरिए उसे छोड़? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे, जब वो यहाँ आते हैं तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहता है? एक अच्छा वकील बनने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग हम जनरल मान लेते हैं, कितना जरूरी है? ये जुडिशरी या लिटिगेशन, किस तरफ जाना चाहिए? जी, मैं पहले तो लिटिगेशन की तरफ जाना चाहूँगा और उससे मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करूँगा 3 वर्ष तक, क्योंकि हमारा प्रावधान भी है अगर आप 7 वर्ष तक लिटिगेशन कर ले रहे हैं तो उसके बाद आपके लिए डायरेक्ट हायर जुडिशरी का एग्जाम देने का आपके लिए आप एलिजिबल हो जा रहे हैं। तो एक वो एलिमेंट है। तो जैसे कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि एपीयू का एग्जाम क्लियर करके 7 साल तक एपीयू की प्रैक्टिस करते हैं, एज एपीयू प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हायर जुडिशरी का सीधा एग्जाम दे देते हैं। जुडिशरी या लिटिगेशन? अभी तो काफ़ी टाइम है तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो अच्छा, एक अच्छा वकील बनने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग हम जनरल मान लेते हैं, कितना जरूरी है? ये मैं कहूँगा कि ये बेहद जरूरी है, ना सिर्फ अच्छा वकील बनने के लिए। अगर आप सपोज आप बहुत कुछ जान रहे हैं, आपके पास बहुत ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं तो आपके उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और सिंस अभी हम सीखने और बढ़ने की उम्र में है तो हमको जितना हो सके उतना अधिक अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। वहाँ पे हमें जो ज्ञान है हम कुछ तो सीखेंगे, हमें ये सोच के पार्टिसिपेट करना चाहिए कि इसमें भाग लेने से हमारे अंदर ज्ञान की कुछ तो वृद्धि होगी, कुछ हम टीम वर्क सीखेंगे। तो ये आगे चल के अगर हम जो भी क्षेत्र चुनते हैं अपना, चाहे वो कॉर्पोरेट कोई भी क्षेत्र चुन रहा हो, कोई कॉर्पोरेट हो या फिर वो ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहा हो, टेक्नोक्रेट बनना चाह रहा हो, या फिर आईपीआर में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा हो, स्पेस लॉ करना चाह रहा हो, आज तो बहुत सारी उसके शाखाएं लॉ की धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। तो ये आपका निश्चित तौर पे वहाँ पे हेल्प करेगा। तो हाँ, और आप मतलब अगर क्लाइंट से आप कैसे बात कर रहे हैं, एक जो मार्केटिंग का एलिमेंट है, एक लॉयर के लिए सिर्फ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्लाइंट से कैसे बात करे, कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे अपने प्रति। तो ये भी आवश्यक है, आप कम्युनिकेशन उसके लिए भी आवश्यक है। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप बताइए। पब्लिक स्पीकिंग तो हाँ ज़रूरी है, वो तो फील्ड ही है पब्लिक स्पीकिंग का। अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग नहीं है तो आपके पास एक ही करियर ऑप्शन है कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉ ऐसे फील्ड देखे तो इसमें पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि मूड कोर्ट वगैरह पे, डिबेट्स वगैरह पे काफ़ी फोकस दिया जाता है लॉ फैकल्टी में। तो आप लोग अभी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किए? जी, मैंने मूड कोर्ट में भाग लिया था और मैं थोड़ा बताते हुए थोड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था रिवाइस मूड कोर्ट में। आप डिबेट या मूड कोर्ट में? हाँ, मूड कोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन रहता है। मतलब ये बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, काफ़ी ज़रूरी भी है और इवेंट्स हो रहे हैं अगर फैकल्टी में तो क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं। हम आखिर यूनिवर्सिटी में आए, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए और मंच का हम अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर नहीं बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है यूनिवर्सिटी में आने का। अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे, जब वो यहाँ आते हैं तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो उनको रहता है कि कुछ छात्र होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ छात्र होते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ छात्र होते हैं वो कला बैकग्राउंड के होते हैं। तो उनको सामंजस्य बैठाने में हो सकता है थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े शुरुआत में। और कुछ जैसे कि हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो कुछ लीगल टर्म समझने में उनको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। भले ही शिक्षक आपको अपने कक्षा में हिंदी में समझा रहा हो, अंग्रेजी मतलब कि बाइलैंग्वेज समझा रहा हो, पर आपको प्रश्न पत्र यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। तो वही कह सकते हैं कि पहले सेमेस्टर में उनको थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर वो धीरे धीरे उससे वो एडेप्टेबल हो जाते हैं और आगे चल के वो काफ़ी अच्छा करते हैं। ऐसा देखा गया है कि हिंदी माध्यम के छात्र आगे चल के काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो लैंग्वेज को ऐसा बैरियर नहीं है कि मतलब, और कोई ज्ञान कभी प्रतीक भाषा को नहीं मान सकते हैं। भाषा जस्ट एक मतलब ईश्वर की एक दी हुई एक बहुमूल्य भेंट है जिससे मानव अपने विचारों का संचार कर सकता हो। एक और ये है कि सिलेबस क्या सच में बहुत ज़्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ विशेष का सिलेबस ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यू है, अगर आप साल भर आप थोड़ा मतलब क्लास में अटेंटिव सुन भी ले रहे हैं या फिर अपने मित्रों से भी अगर डिस्कस कर ले रहे हैं तो आप आराम से आप अच्छा कर सकते हैं सिलेबस का। डेली क्लासेस चलती हैं? हाँ, क्लासेस रेगुलर चलती हैं, रोज चलती हैं। क्लासेस करना जरूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है क्लासेस करना तो। अटेंडेंस का कुछ क्राइटेरिया है क्या? हाँ, अटेंडेंस का यहाँ 75% क्राइटेरिया है कि अगर आप 5% है कि मेडिकल इश्यूज़ अगर आपको कुछ है तो 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी फिर भी 70% से नीचे जाती है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऊपर आपके सीनियर्स भी रहते हैं, कभी कोई रैगिंग वगैरह लेने तो नहीं आएगा? नहीं, रैगिंग वगैरह यहाँ होती नहीं है अचानक के हॉस्टल में। अच्छा। हॉस्टल लाइफ या डे स्कॉलर? रैपिड फायर। डेफिनेटली हॉस्टल लाइफ। हाँ, अगर पहला गुनहगार केस, आपको पहला केस गुनहगार मिले तो उसे आप बचाएंगे या नैतिकता के जरिए उसे छोड़? मैं बचाऊंगा उसे। अच्छा, आप क्या करेंगे? चाहूँगे। अच्छा, तो फिर एथिक्स की बात फिर? जी, इसका उत्तर
देखिए अब कोई ना कोई तो उसे रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, तो क्यों नहीं। मतलब आपका काम वही है। हाँ, हमारा काम ही अब मैं इसका उत्तर थोड़े अलग ढंग में देना चाहूँगा। राम जेठमलानी ने भी जब ये सेम यही प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि एवरी वन इज इनोसेंट अल्टन प्रूवन गिल्टी। हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो इसका अनुपालन करती है कि हर कोई उसका कोई दो मतलब जब तक निर्दोष है तब तक उसकी सजा प्रमाणित नहीं हो जाती। तो अगर हमारा न्याय व्यवस्था ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो हम कोई समाज या फिर कोई इसको मीडिया उसको किसी को गुनहगार नहीं साबित कर सकती है। और व्हाट यू सी डेफिनेटली इज अ पर्सपेक्टिव एंड व्हाट यू हियर इज ओपिनियन। ये बहुत बड़े फिलोसफर का थॉट है, तो हम इसका अनुपालन करते हुए ये मोरल इथिक्स तो समाज अपनी जगह पे संदर्भित करता है। और एक और फिनोमेना है कि अगर जब आप किसी अगर मोर को सांप खाते हुए देख लेंगे तो उस दिन आप सुंदरता पे विश्वास करना भूल जाएंगे। तो लोग अपने अनुसार तय करते हैं कि मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये गलत है। ये लोगों की अपनी मानसिकता है और कई सारे सोशोलॉजिस्टों ने भी ये सेम वक्तव्य दिया है कि ये मोरालिटी है, इट इज मोर अ पर्सनल मैटर देन अ सोसाइटिकल मैटर। डीयू की लॉ फैकल्टी या बीएचयू की? बीएचयू की लॉ फैकल्टी। आप? लॉ फैकल्टी तो डीयू की अच्छी है। डीयू की रीजन? रीज़न कि वहाँ आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट के जितने सारे जजेस हैं वो ऑब्वियसली लॉ फैकल्टी के हैं, दिल्ली लॉ फैकल्टी के, सीएलसी। तो एक इन्फ्लुएंस तो रहता है तो दिल्ली के लॉ फैकल्टी डीयू का। की काउंसलिंग आप लोगों ने करवाई थी? उसमें 3 ईयर लॉ होता है और यहाँ BA-LLB नहीं है वहाँ शायद। अच्छा, वहाँ तो LLB है। हाँ, और यहाँ BA-LLB काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश्ड है, तो BA-LLB के लिए तो यही बेस्ट है। यहाँ का कैंपस कैसा लगा? यहाँ कैंपस के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना खूबसूरत कैंपस आपको मुझे नहीं लगता। और एक और बात बताना चाहूँगा कि बीएचयू का कैंपस पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल हॉस्टल का कैंपस है। इतना बड़ा किसी के पास नहीं है और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। और यहाँ के फ्लोरा एंड फौना में आप देखिए, कभी आपको मोर दिख रहे हैं, कभी आपको छोटे जीव जंतु दिख जा रहे हैं, तो ये आपको कहीं और आपको नहीं दिख सकते। और सिंस आप अगर एनएलयूज की बात आप कर रहे हैं तो एनएलयूज के पास भी इतना खूबसूरत और इतना अच्छा कैंपस नहीं है अगर इस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो। और आप एज ए लॉयर है तो इन्वायरमेंटल लॉ में आपकी राइट भी आ जाती है, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट एंड अच्छे मतलब शुद्ध वायु और जल का आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ इस पर्सपेक्टिव से भी हम देखें, अगर थोड़ी लीगलिटी में बात की जाए तो यहाँ से भी मैं काफ़ी मतलब गौरवान्वित रहता हूँ कि मुझे बीएचयू में जगह मिली और मैं यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट्स को नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए? नोट्स जैसे आप एक स्कूल में होता है ना कि जो भी टीचर्स बोलते रहते हैं वो आप कॉपी में लिखते जाते हैं। नोट्स आपको उस तरह से नहीं बनाने हैं। टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वहाँ आप कुछ जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आप मिस आउट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, वो बस आप नोट डाउन करिए और खुद से आप पढ़ेंगे बुक्स। फर्स्ट रीडिंग में तो कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। और एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको तो फिर क्या होता है ना कि आप जो भी पढ़ते हैं हर एक लाइन को अंडरलाइन करने लग जाएंगे, हर एक चीज़ को आप लिखने ही लग जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे फिर आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रह रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो जो चीज़ें मिस कर रहे हैं ना, तो उनके नोट्स बनाने चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इस चीज़ की तैयारी करवाता हो और जो सच में आपको लगता हो कि हाँ ये अच्छा है, बताना चाहिए। अड्डा 24/7 अच्छा, तो वहाँ पे जीएटी की या दोनों के लिए मुझे लगता है कि वो अच्छा एक सोर्स है। आप वो जितने भी भांति भांति के प्रश्न आते हैं आप वहाँ पे उन्होंने जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो वहाँ पे उसका प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो आपको वहाँ से मतलब अच्छा आइडिया मिल सकता है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आप? नहीं, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। हाँ, लेकिन आपकी जो नॉलेज तो ये इसका कारण है कि मैंने मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम दिया था और मैंने अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी की थी। तो उसके माध्यम से मैं अलग अलग विषयों का अध्ययन करने से मुझे ये थोड़ा बहुत जो बोल पा रहा हूँ ये उसी की काफ़ी अच्छा है। मॉक टेस्ट आपने दिए? 1-2 दिए थे, ज़्यादा तो मैंने भी नहीं दिए थे। रूम में पढ़ना चाहेंगे या लाइब्रेरी? रूम में पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि रूम में पढ़ने का एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका टॉपिक पे थोड़ा भी आपको आइडिया है तो अगर आपके कोई सहपाठी हैं तो वहाँ पे आप डिस्कस करके वो टॉपिक पर जल्दी आप पकड़ बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि उससे पहले आपको लाइब्रेरी में एक स्वाध्याय करना आवश्यक है, क्योंकि स्वाध्याय करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सेल्फ स्टडी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। रूम या लाइब्रेरी? लाइब्रेरी। रीजन? ऐसे रूम में स्टूडेंट आमने सामने हो गए। देखिए हॉस्टल का एक इन्वायरमेंट रहता है, मस्ती वाला हमेशा इन्वायरमेंट रहता है थोड़ा सा। और लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो वहाँ एक पढ़ने वाला इन्वायरमेंट रहता है और आपको पढ़ते वक्त ऐसा होता है ना कि आपको लगेगा कुछ ये पढ़ लेता हूँ, कुछ ये पढ़ लेता हूँ, आपके पास बुक्स नहीं है। लाइब्रेरी में है देखेंगे कि आप बहुत सारे बुक्स हैं तो आप थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा इससे पढ़ लिया, तो वो होता है, तो पढ़ाई थोड़ा अच्छे से होता है।
देखिए, इनके दोस्तों से हमको ये पता लगा है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के और स्ट्रिक्ट टाइप रहते हैं, है ना? ऐसा ही है। और इन्होंने कहा है लाइब्रेरी में जाना पसंद करते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में एक शांत माहौल रहता है और जैसे कि इन्होंने बताया हलचल मची रहती। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आई होप आपके आने वाले जूनियर्स जो है बहुत आपसे सीखे होंगे। और आने वाले जूनियर्स को क्या राय देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझसे सीख सकें। आप केवल अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरे निष्ठा से करें, जो कार्य आप करना चाह रहे हैं या फिर जो भी किस कॉलेज में भी आप स्थान पाना चाह रहे हैं। सीयूटी की परीक्षा में आपके पास अलग-अलग उसका वो है, तो आप ध्यान से उसको पहले चिन्हित करें कि मुझे कौन-सा कोर्स करना है। बहुत सारे लोग आके उस पे डिपेंड करते हैं कि मैंने ये क्यों चुना, ये विश्वविद्यालय क्यों चुन लिया, मुझे तो वहाँ जाना था, वहाँ जाना था। फिर आपका वो समय 1 साल बर्बाद ही होगा। तो आप पूरे अच्छे सोच समझ के आएँ और जो आपको कोर्स करना है उसके बाद थोड़ा आप आइडिया उसके बारे में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ आने पे आपको उसकी कई सारे क्षेत्रों में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, कई सारे इवेंट्स में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्लासेस में आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी छात्र बीएल एलबी की तैयारी कर रहे हैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, कमेंट में आज लिख के जाओ कि भैया आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है। और बीएचयू से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।